आदाब नाजरीन, खित्ते चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर। पेश है अहम खबरों की शह सुर्खियां। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में वादिये चिनाब के तूलो अर्ज में सरगर्मियां जारी। मुख्तलिफ पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों ने दाखिल किए कागजात नामजदगी। पंचायत उद्यानपुर के जिमनी इंतखाब में नौजवान इंजीनियर ने दाखिल किए कागजात नामजदगी। इंजीनियर यूसुफ बेग का नई सोच उभारने का ऐलान। 8वीं 9वीं जमात के इम्तिहानात हो रहे हैं मुकम्मल। तुलबा ने किया तदरीसी अमले का शुक्रिया। कोरोना वायरस से जिला अस्पताल डोडा में एक शख्स की मौत। अस्पताल इंतजामिया पे लगाया अहल खाना ने लापरवाही का इल्जाम। और जिला कौंसिल इंतखाबात के लिए रामबन में तैयारियां जारी। इंतखाबी अमले को दी गई खुसूसी तरबियत और हिदायत। और अब पेश है खबरों की तफसील। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में माहिर तालीम कुलदीप बरदवाज ने जिला डोडा के हरकत चुरारा से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर उन्होंने ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के हवाले से लोगों को दी जाने वाली खिदमात और इंतखाबी मंशूर पर लोगों और मीडिया से बात की। उनके हमरा इलाका के सैकड़ों हामी भी उनके साथ मौजूद थे। जिंदाबाद 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 जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। और यूथ जो हमारा बेरोजगार है, इनके लिए हम ऐसा आज मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नाम जो है, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। और ये इंस्टीट्यूट जो है, इसका हेड ऑफिस डोडा में है, इसकी एक ब्रांच भद्रवा में है, एक जम्मू में भी है। और हमारे इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट होता है, इसके बारे में मेरी टीम आपको बाद में बता देगी। वो टेस्ट जो होता है थ्रू आउट इंडिया 7000 का होता है। लेकिन आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि वो मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 50% ऑफ है। 50% ऑफ रहेगा एक। और दूसरा, मेरे इंस्टीट्यूट में जो आर्फन बच्चा है उसके लिए वो टेस्ट फ्री रहेगा, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और जो कोर्स होता है हमारा, जिसकी फीस 10,000 है 3 महीने के लिए, आर्फन बच्चों के लिए वो भी फ्री रहेगा। आर्फन बच्चे से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा एजुकेशन का जो हमने ट्रेंड चलाया हुआ, एक तरीका जो चलाया हुआ एजुकेशन को चेंज करने के लिए, तो सर एजुकेशन को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। एनसीईआरटी सिलेबस जो है वो 1st to 5th क्यों नहीं लगाया जाता? अगर हम चाहें सर हमारा साथ दें, तो हम जो प्राइवेट स्कूल में सिलेबस पढ़ाया जाता है वो क्यों गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता? वो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, एफिलिएशन उनकी गवर्नमेंट के साथ होती है। जो मतलब सिलेबस हम पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, और वो 12वीं पास लड़के होते हैं, ग्रेजुएट लड़के होते हैं, अगर वो बीपीएड करके, एमपीएड करके, ग्रेजुएशन करके, एमफिल करके, पीजी करके टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका होता है। हम कहते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी है, गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी नहीं है, सिलेबस सेम नहीं है, इसलिए इनकी बुक्स अलग है। गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स जो अलग हैं, वहां पे देखना हो तो कुछ और सिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ और सिखा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी वही सिलेबस जो है 1st to 5th लाया हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे डैडी होते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो लेकर आते थे, वो बैलों की जोड़ी निशान था, फिर वो हल पर पहुंच गया, फिर कांग्रेस के दौर भी देखे। हमें पार्टियों से इतनी नफरत हो गई है कि अगर मुझे कोई कहता है आपकी कौन सी पार्टी है, उससे बेहतर आप मुझे गोली मार दो। अलबत्ता आजाद चिरहला आप मोड़ के ऐसे तरफ देखते हो, चिरहला जो है ये पाथान से लेकर सुनाठवा तक और शरेरना से लेकर अमृतगढ़ तक है चिरहला।
अगर आप देखोगे इसका प्रूफ, अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए तो PHE का जो सब डिवीजन है वो चराला के नाम पर यहाँ बेहला में है। इसका मतलब बेहला भी चराला है। आपको मैं बताऊं, स्टोर है एक, वो पंशई में है और उसका नाम है स्टोर चराला, एनी स्टोर, वो पता कर लो आप, तो वो भी चराला, तो वो पंशई भी हमारे साथ है। ये जो PHE का हमारा है, ये है सब डिवीजन, वो पाथान से लेकर वहां तक है, तो ये सारा चराला है। ना आज तक इसको कहीं रिप्रेजेंटेशन मिली, ना आज तक यहाँ का कोई MLA बना, ना किसी को आगे बढ़ने दिया। यहाँ के लोगों को, चाहे वो पाथान का आदमी था, चाहे वो अमृतगढ़ का आदमी था, चाहे वो पंशई का आदमी था, चाहे वो इधर भेला का आदमी था, उनको हमेशा बलि का बकरा बनाया गया। वोट मिले, वही लोग जो हाथ जोड़कर हमें कहते थे वोट दे दो, वोट लिए, और दूसरे दिन जब जीतने के बाद हम वहां गए, उनने कहा साहब मीटिंग में है, और हमें 5 साल वो मीटिंग से कभी निकले ही नहीं बाहर। तो ये है बात, पार्टी का नाम ही अगर आप लोगे, मैंने आपसे अर्ज किया उससे पहले है आप गोली मार दो। देखिए, मैं सिंपल सी शब्दों में कहना चाहूँगा कि अगर कोई एक बूढ़ा इलेक्शन लड़ता है, या कोई बुजुर्ग इलेक्शन लड़ता है, या कोई एज्ड पर्सन इलेक्शन लड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एजुकेशन पे या यूथ के लिए ज़्यादा चीज़ें सोचेगा। मुझे नहीं लगता। बुजुर्ग लोग हैं, उसकी सोच अलग है, लेकिन यूथ जो लोग हैं वो यूथ के ही बारे में सोचेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये समाज चलाना है, ये देश चलाना है, तो वो किससे चलेगा? यूथ से ही चलेगा। ठीक है? तो आज जो ये यूथ है ना, यही इस देश का भविष्य है। तो यूथ के बारे में सोचने वाला एक यूथ ही नेता हमारा है, जिसके लिए हम सपोर्ट करने यहाँ पे दूर दूर गांव से आए हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे यूथ नेता यहाँ पर जीते, ताकि यूथ का जो भला हो, यूथ के बारे में सोचा जाए। और मेरा एक ही नारा रहेगा, यूथ लाओ, यूथ लाओ, यूथ लाओ। जिला इंतखाबात के सिलसिले में जिला डोडा के हलका घाट से कांग्रेस उम्मीदवार गुलशन आरा ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। हमारे नुमाइंदे जाफर बोरू के मुताबिक गुलशन आरा के हमरा कांग्रेस जमात के सैकड़ों कारकुनान व पंचायती मेंबरान भी मौजूद थे। काबिल जिक्र बात है कि हलका घाट कांग्रेस रहनुमा व साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी का आबाई हलका है, और इस हलका से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के अलावा कुछ आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चुनाव टीवी डोडा में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन GDC इलेक्शन की काफ़ी गर्मी है। यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त कोटी साहब, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर किस पार्टी की जीत होगी। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी भीड़ है, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? कुर्सी मजीद वानी। सर, आप बताइए थोड़ा, जो आगे GDC के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? किस किस्म की राय आपकी लोगों को? मेरी राय यही होगी कि अगर ये जो पिछले 7 साल में तबाही बर्बादी हुई इलाकों की लोगों की, अगर इससे निजात पानी है, तो वापस सब मिलजुल कर तमाम हिंदू मुस्लिम भाई इत्तेहाद बनाकर कांग्रेस पार्टी को वोट दें, ताकि जो तामीर और तरक्की का दौर उन्होंने 2005 से 10-12 तक जो देखा था, वो फिर से देखता है। सर, ये रिजर्व वार्ड ही क्यों चुना गया? ये कुछ इससे कोई सियासी साजिश की बू आती है मुझे, जो ये रिजर्वेशंस हुई प्लानिंग के तहत। और बड़े अजीब बात है कि जिस दिन ये रिजर्वेशन की नोटिफिकेशन निकली, उस दिन 1 घंटे 2 घंटे में 2 अलग नोटिफिकेशंस निकली। पहले जो निकली उसमें ये जो घट वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जो मतलब डोडा घट वाली, ये ओपन थी, इट वाजंट रिजर्व। फिर पता नहीं क्या दबाव हुआ इंतजामिया पर, फिर वो रिजर्वेशन चेंज कर दी। मरमत पहले रिजर्व था, फिर उसको ओपन कर दिया गया दूसरी नोटिफिकेशन, और इसको रिजर्व किया। कोई सियासी दबाव टाइप होगा। सर, आए दिन हर दिन किसी न किसी वजह से हर किसी मतलब रोड पे नुकसान होता है, एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। 20 साल कबल 30 साल कबल पहले से ये रोडों का काम होता जा रहा है, लेकिन आखिर अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आप देखना चाहिए भारत रोड, घाट रोड या दूसरे कई सारे रोड। सही सवाल। 2 वजह है इसकी।
पहली ये कि जो इन सड़कों की असली बर्बादी, असली तबाही जो हुई वो पिछले 7 सालों में हो गई, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं की गई, रिपेयर नहीं की गई। उससे पहले ये सड़कें कुछ हद तक ठीक ही थी। दूसरी वजह ये है कि माउंटेन टेरेन है, पहाड़ी इलाके हैं, बर्फबारी, बारिश, लैंडस्लाइड्स एक कॉमन फिनोमेना है। बट बेसिक जो बर्बादी की वजह है वो बीजेपी की जो सरकार 7 साल से दिल्ली से यहाँ तक अभी भी है, उन्हीं का गवर्नर है, उन्हीं की यूनियन टेरिटरी है। बेसिक ये लोग जिम्मेदार हैं, इन्होंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटकर हुकूमत करने की राजनीति चल रही है। सर, कांग्रेस सरकार में डेली वेजर वगैरह वगैरह जो लगाए गए थे, नीड बेसिस पे लगाए गए थे, तो आज जो बीजेपी सरकार है, हुक्मरान सरकार जो आज है, आज इनको क्यों निकाला जा रहा है? ये क्या वजह है सर? देखिए, हर सरकार का एक एजेंडा होता है, एक पॉलिसी होती है। हमारी जो सरकार थी उसकी पॉलिसी थी ओपनली कि हमने ज्यादा से ज्यादा मुलाजमत, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, गरीबों को रोजगार देना है। इस सरकार का पिछले 7 साल से साफ नजर आ रहा है कि इनकी पॉलिसी है कि जो बेचारे जिनके पास कुछ रोजगार है उनसे वो रोजगार भी छीन लिया जाए, उनकी मुलाजमतों पे सवालिया निशान खड़े कर कर उनको निकाल दिया जाए। हालांकि कोई बड़े मुलाजिम नहीं, छोटे डेली वेजर हैं बेचारे, कोई नीड बेसिस वाले हैं, मामूली सी तनख्वाह पे अपना घर बार बेचारा गुजारा करते हैं। बीजेपी की पॉलिसी है उनको भी निकाल कर शायद उनसे भीख मंगवाना चाहते होंगे। लोग फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। आप मुलाजमों की बात कर रहे हैं, मजदूर लोग भी, मुलाजमों की बात छोड़े, वो तो बड़ी बात है। मजदूर बेचारे जो ये नरेगा का काम करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं गाँव में, नरेगा की मजदूरी, जाके इनसे पूछिए, इनको पिछले 4-4, 5-5 साल की मजदूरी नहीं मिली है। ये हाल है बीजेपी की हुकूमत का। सर, अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी इस वक्त, तो क्या रवैया रहेगा सर आपका लोगों के साथ? देखें, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये डीडीसी का इलेक्शन है, हम एक यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। बहुत बड़े वादे में तब कर देता, दावे कर देता अगर ये पहले तो स्टेट होती, असेंबली का इलेक्शन होता और हमारी सरकार बन जाती जो फुल कमांड में होती, चीफ मिनिस्टर, एमएलए जो भी। फिलहाल तो बीजेपी ने वो हिंदू और मुसलमानों से हक ही छीन लिया अपना नुमाइंदा चुनकर उसको लेजिस्लेटिव पावर देने का, क्योंकि बीजेपी ने तो बिहार और यूपी से लाकर एक हुक्मरान को यहाँ का एमएलए भी, चीफ मिनिस्टर भी, गवर्नर भी, सबकी पावर उसको दे रखी है, जिसका इस इलाके से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अगर स्टेट हो, हमारी सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह जो बन पाएगा वो किया जाएगा। और आज अगर डीडीसी के इलेक्शन में इंशाल्लाह हमारी कैंडिडेट्स, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कामयाब होंगे, ये होंगे तो मेरी तरफ से तो उनको मैं यही कहूंगा, जीतने वाले कैंडिडेट्स जो होंगे, कि जिस भी फोरम पर मुमकिन हो, जितना हो सके इन गरीब गुरबा लोगों की आवाज को दूर से दूर तक पहुंचाएं। मेरी गुजारिश है, जो आज तक सरकार चली आ रही है 2014 के बाद, मेरी गुजारिश उनको ये है कि हमारी बांसवाल की रोड इतना खराब है, इतनी खराब है, इतनी कहने की कोई बात नहीं। 2014 के बाद हमारा इधर एक करगढ़ नाले के आगे एक पसी है, उस पसी को उन्होंने मशीन तक नहीं लगाई 2014 के ऊपर। क्या काम किया उन्होंने? मैं कल्याण का रहने वाला हूँ। कल्याण रोड की इतनी बुरी हाल है, इतनी बुरी हाल है कि 2014 के बाद उसको किसी ने मशीन तक भी नहीं लगाई। हम लोग इतने मजबूर हुए हैं, कहने की कोई बात नहीं। हमारी उस रोड की इतनी खस्ता हालत है, कहने की कोई बात नहीं। गाड़ियां चलना तो छोड़ो, उस रोड पे तो खचरे भी चलने के लिए मजबूर है। उनको कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ मौका मुझे मिला है, मैं डीडीसी चुनाव में खड़ा अपनी मिसेज को किया है, लेकिन मैं खुद भी करना चाहता था, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से कि ये सीट खवातीन को मिली, लेडीज सीट मिली है, तो मैंने सोचा कि मैं काफ़ी देर से तैयारी कर रहा था इस चीज़ के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मिसेज को खड़ा करूं और इसी से मैं अपनी गरीब जनता की खिदमत करूं। लेकिन हमारा यहाँ एरिया है, जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कोई भी लेडी, क्योंकि यहाँ लेडीज़ को आगे निकलने आज तक नहीं दिया है, तो इसके काबिल कोई भी लेडी नहीं थी। अगर कोई होती तो हम ज़रूर उसको सामने लाते और सामने लाने की कोशिश करते, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि यहाँ कोई लेडी ऐसी नहीं निकली। घाट कॉन्स्टिट्यूंसी में हम सबसे पहले हमने ये सोचा है कि यहाँ की
बेरोजगारी को ख़त्म करना है वो कैसे करना है। यहाँ हमारे पास स्टेट लैंड है जो यहाँ जिसको स्टेट लैंड, आज तो वो स्टेट लैंड रही नहीं है क्योंकि यहाँ यूनियन टेरिटरी बन गई है। उस स्टेट लैंड को हम पंचायत के नाम 500 कनाल करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम खोलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी इलाके की बेरोजगारी खत्म हो जाए। रियासत भर में जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के साथ साथ पंचायतों के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में जिला डोडा की पंचायत उद्यानपुर से नौजवान उम्मीदवार इंजीनियर मिर्जा यूसुफ बेग ने सरपंच ओहदे के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर उनके हमरा इलाके की और पार्टी कारकुनान की भारी तादाद भी मौजूद थी। यूसुफ बेग ने कहा कि उनका मकसद इक़्तिदार नहीं बल्कि आवाम की फलाह व बहबूदी है और जीत हार उनके लिए माने नहीं रखती है, बल्कि वो एक नई तामीरी सोच को लेकर आगे चलना उनका बुनियादी मकसद है। Nominated as a candidate for election to the Sarpanch from Udyanpur constituency of Panchayat Halka Udyanpur. Do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiances to the Constitution of the India as by the law established, and that I will uphold the sovereignty of India. अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं एक यंग और डायनेमिक उभरते हुए सितारे पंचायत उद्यानपुर से, जिन्होंने आज अपना नामजदगी फॉर्म दर्ज करवाया। इनके साथ हम बात करेंगे कि इनको क्यों ज़रूरत पड़ी मैदान में आने की। सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सर, आपको अचानक ऐसा क्या लगा जो आपको मैदान में आना पड़ा? सर देखें, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने 2014 में बीटेक करा। उसके बाद मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, जैसे फ्लाईओवर विक्रम चौक वाला वो मैंने बनाया, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा था। उसके बाद कोटबलवा रोड पे मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैं थोड़े अरसे के बाद दुबई भी चला गया, मैंने वहाँ भी 2-3 महीने काम किया। उसके बाद मैं यहाँ आया, तो यहाँ मैं अपने घर में जब 1 महीना बैठा, क्योंकि मेरा तो आमदोरफ्त चलता रहता है, मेरा कभी दुबई, कभी जम्मू, कभी दिल्ली। जब मैं यहाँ 1 महीना बैठा, मैंने देखा कि हमारी जो पंचायत उद्यानपुर पंचायत है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है, बहुत अनडेवलप्ड है। डेवलपमेंट का तो नाम और निशान नहीं है। मतलब हमारे पास हायर सेकेंडरी नहीं है। मैं स्कूल के बिल्कुल साथ में नीचे रहता हूँ। मैंने देखा है कि लोग, बच्चे किस तरह यहाँ चलते हैं, टीचर्स वगैरह, लेडीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैंने देखा यहाँ हमारे पास एक हायर सेकेंडरी नहीं है और रोड नहीं है। हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए, साफ पानी। लोग बीमारियों का शिकार नहीं होंगे तो क्या होगा। यहाँ हम कह रहे हैं कि कोरोना की बात, कि कोविड से बचें, हमें तो यहाँ पीने का पानी साफ नहीं है। लोग चश्मे से लेके जाते हैं पानी भर भर के, कोई किलोमीटर चलता है, कोई 2 किलोमीटर चलता है। क्या हमें फिल्टर प्लांट की यहाँ ज़रूरत नहीं है? इरिगेशन का आप हाल देखें, खेती का हाल देखिए, कूल की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। हमारे हॉस्पिटल, यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई बीमार होता है तो उसे रातों रात जो है वो इंसान नहीं सोचता कि फर्स्ट एड दी जाए। वो बोलता है कि मैं इसको किस तरह डोडा पहुँचाऊँ, ड्राइवर को ढूंढें, गाड़ी को ढूंढें। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है। साथ साथ में आप देखें हमारी रोड कनेक्टिविटी, बिजली का यहाँ कोई हिसाब नहीं है। 2 घंटा आती है, 5 घंटे चली जाती है, या उस 2 घंटे में भी आना जाना लगा रहता है। तो हम जो है, हमारी जो पंचायत है उद्यानपुर पंचायत, ये बहुत पिछड़ी हुई है। और मैं खुद खड़ा नहीं हुआ हूँ, मुझे लोगों ने खड़ा किया कि आप खड़े हुए। देखें, जिस तरह आपको एक साथ में, खास कर यूथ का, जो पढ़ा लिखा यूथ है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कोई यंग लीडर यहाँ पे आया है कि जिसको एट ए टाइम 200-250 लोगों ने एतमाद दिया है। तो आगे जाके आप कितनी मेहनत आपको ऐसा लगता है करनी है और करनी चाहिए? देखें सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि लोग हैं तो हम हैं। अगर मुझे लोगों ने खड़ा किया, मैं खुद खड़ा नहीं हुआ, मेरा तो काम ही ये नहीं था। मेरा तो रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने का काम था, मेरा ये काम नहीं था। लेकिन लोगों ने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप कुछ करें, आम जनता के लिए कुछ करें। जो गरीब पिसी हुई जनता है, जो पिछड़ी हुई है, जिसको लोगों ने कई सालों से नहीं पूछा, किसी का हक पूरा नहीं मिला, उसको आधा हक दिया गया, आधा अपने जेब में रखा गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर लोगों का साथ, देखें जीत हार की तो बात ही नहीं है,
मैं जीतने या हारने नहीं आया हूँ, मैं लोगों के लिए आया हूँ। ये आपने बहुत बड़ी बात की, लेकिन जिस तरह यहाँ पे देखा गया है, जो जीतता है वो सिकंदर, जो हारा तो वो कहीं पे नजर भी नहीं आता है। वो बंदर तो नजर आता है लेकिन हारा हो यहाँ पे कहीं नजर नहीं आता। अगर आप मैदान में आए, यहाँ देखें, यहाँ पे हार भी है और जीत भी है। जिस तरह आपको 250 इतना अपना पूरा गांव, एक बैंक है आपके पास, अगर ये बैंक आप लेके चले, देखें आप अगर आप अल्लाह करे आप कामयाब हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ऐसा लगे आप नाकाम हो, तो फिर ये 250 वोट कहाँ जाएंगे? क्या आप इनके साथ रहेंगे कि फिर वो हर जिस तरह यहाँ पे चला आया है तो फिर वो गायब? देखें, मैंने आपसे यही बात पहले कही कि जीत हार कहीं मायने नहीं है। मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूं। कल से मेरा फोटो नहीं रहेगा पोस्टर पे, मेरा फोन नंबर रहेगा। और मैं ये चाहूंगा कि मैं वैसे फोन, जैसे यहाँ पे कनेक्टिविटी भी कहीं कहीं जगह पे बहुत कम है, मैं उस स्पेशल प्लेस के लिए कोई स्पेशल जहाँ पे जिसका टावर आता हो, एयरटेल का आता है, जियो का आता है, वो मैं अपने सिम एक्स्ट्रा निकालूं लोगों के लिए। मेरे मैं ये कह रहा हूं आपको कि हार जीत का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो 250 लोग हैं, इंशाल्लाह ज्यादा हो। नहीं, मैं 250 की बात नहीं करता, मैं ये करता हूँ कि इस वक्त हमारा गांव है, मैं अपने गांव की बात करता हूँ। ये 300 350 जो एक एट ए टाइम आपको इतना एतमाद मिला, तो ये एक छोटी बात ही एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी यंग लीडर के लिए ये तो एक फ्रेशर है ना, तो ये तो आपको जैसे कि आपके जेब में ही है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको जिस तरह 10 साल लगते हैं किसी लीडर को 200 लोगों के साथ उनको कवर करने में, आपको तो शुरू में ही इतना मिल गया है। तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा आगे? जितने देखें, इस वक्त पंचायत उद्यानपुर की बात मैं करता हूं, ये एक हब है, ज्योग्राफिकली एक सेंटर प्लेस है, जिसको यहाँ पे कहीं ना कहीं छुपाया गया है, छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छुपता नहीं है। तो आप क्या करेंगे इसके बारे में, आगे क्या करेंगे? सर देखें, सबसे पहला हमारा ये रहेगा, मेरा ये मोटो है कि सबसे पहले लोगों की जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां, उन तक पहुंचना। जीत हार की बात नहीं है, बात है लोगों की, अवाम की, उनकी तकलीफों की। चाहे जीतें या चाहे हारें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो सच के साथ है, हक के साथ है। अगर जीतें या हारें, सबसे पहले उस अवाम तक पहुंचना है, चाहे जिसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, उनकी तकलीफ। क्योंकि मैं कल थोड़ा सा अपने एरिया का दौरा करने निकला था, लोगों ने बताया कि हमें हमारा हक नहीं मिला। वो हक, चाहे पिछला हक चाहे अगला हक, इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे, लोगों तक उनका हक पहुंच के रहेगा। ये पहली बात है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक इंजीनियर जिसको मुझे नहीं लगता कि जरूरत है कि इस फील्ड में आने की, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है आवाम के लिए और यंग जनरेशन के लिए खास करके, कि एक इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा बंदा मैदान में आके और वो ये ऐसी सोच डेवलपमेंटल सोच रखता हो और वो ये चाहता हो कि मैं लोगों तक पहुंचूं, चाहे हार हो या जीत हो। ये तो एक बहुत बड़ी बात, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं आगे जो हमारे लीडर हैं कितना आगे जाते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल खूनू बटबगी व मुलाका इलाकों में 9वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात में शामिल तुलबा में भारी जोश व खरोश पाया जाता था। इन तुलबा ने हालिया वबाई मर्ज कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के दौरान उसातिज़ा की तरफ से तालीमी सहूलियात फराहम करने पर अपने उसातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। वहीं गवर्नमेंट हाई स्कूल खूनू में बैतुल खला और गुसल खाना की अदम मौजूदगी से तुलबा व तदरीसी अमला को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके की आवाम ने महकमा तालीम और जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो इस हिसास और संजीदा मसले पर फौरी तवज्जो दें। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 9th। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़वागी। आपका सिलेबस कंप्लीट था? यस, और हमें प्रिंसिपल सर, ऑल स्टाफ मेंबर्स ने सिलेबस ऑनलाइन क्लास में पूरा कर दिया है। आज हम इस काबिल है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि आज हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा बानो है। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। किस स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट हाई स्कूल बटवागी। आज पेपर था आपका? हाँ, पेपर था। कौन सा पेपर था? साइंस पेपर। कैसा किया? बहुत अच्छा। सिलेबस कंप्लीट था? सिलेबस कंप्लीट था। हम अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें पढ़ाया। कोरोना वायरस से होने वाली अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज कोरोना वायरस से जिला अस्पताल डोडा में एक शख्स की मौत के साथ जिला में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 53 हो गई है।
ताहम फोत होने वाले शख्स के अहल खाना का इल्जाम है कि मज़कूरा शख्स की मौत अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही से हुई है और उनको ऑक्सीजन भी मैसर न की गई। उन लोगों का यह भी कहना था गर्चे ऑक्सीजन सिलेंडर वहां मौजूद थे लेकिन ये ऑक्सीजन से खाली थे। अहल खाना का यह भी इल्जाम है कि कोविड-19 के वार्ड में तैनात डॉक्टर अक्सर और बेशतर ड्यूटी से गैर हाजिर रहते थे। उन लोगों ने जिला इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो इस वाक़े की तहकीकात करके कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मैं दिखाता हूँ आपको क्या लगता है? ये फोटो मैंने इधर उठाया। आप देखो, अगर हमारे हॉस्पिटल का आपके हॉस्पिटल का नहीं है, ये किसका वार्ड है? ये किसका है? नर्सिंग। ये हमारा, ये आपका है। ठीक, देखिए ये आपके वहाँ पे आपको देखिए, आप क्या देखते हैं? हम बच्चे हैं, आप खाली आप बड़े हैं। आपको दुनिया की खबर है, हमें बताया नहीं। यहाँ सिर्फ डॉक्टरों को खबर है, बाकी दुनिया को किसी मेडिकल इमरजेंसी ऐसी है कि औरों की जान। हमारे फादर साहब रहे, डॉक्टरों को सिफारिश की, आपको भी सिफारिश करवाई होगी। डॉक्टर आमिर पड़े को हम सुबह से फोन करते हैं, फादर साहब की वो क्रिटिकल कंडीशन थी। सुबह 6 बजे, मैं खुद था यहाँ पे, 6 बजे से हम फोन करते रहे, 11:30 बजे डॉक्टर आमिर पड़े आता है। और वही बंदा यहाँ का अटेंडेंट कोरोना लेके बाहर जाता है, लेकिन यहाँ का डॉक्टर जो कोरोना पेशेंट को देखता है वो 100 पेशेंटों को देखता है। आप मल्टीप्लाई देखो, क्लिनिक सर वो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका ऑक्सीजन आप कम करो, ये ठीक है। अब तो रात क्या पता, ये तो फिर डॉक्टरों को पता है। उसको तो सर अटैक हो गया जब डॉक्टर आया ही नहीं। तो अगर वो तो डॉक्टर को पता चलता था कि इसको अटैक हो गया, उसके लिए डॉक्टर दवाई दे। हम सर कंप्रोमाइज किसी बात, वो तो खून, उसके खून से कंप्रोमाइज करना। और है ना, हमें इसके साथ अब कोई गर्ज है? हमारे तो 2 चले गए, मगर जो अभी अस्पताल में जो आ रहे हैं मरीज और जो यहाँ हैं उनके लिए हम लड़ रहे हैं। बाकी हमको इसके साथ अब क्या लेना था? हमारे तो चले गए, हम तो अब उनको उसके लिए नहीं कि डॉक्टर साहब को मांगे कोई लाख दे, 2 लाख दे, हम इससे गुजारा करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर जुल्म हो रहा है। डॉक्टर को जो यहाँ ड्यूटी पर था उसको पहले सस्पेंड, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरा ये कि इस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, न कि यहाँ से 70 साल का बूढ़ा जो अटेंडेंट है वो आए और वो खुद ही गैस सिलेंडर को चलाता खुद मर जाए। तो और न कोई टेक्नीशियन इनके पास है अगर तो कहाँ है वो उनको पता होगा। यहाँ कोई टेक्नीशियन नहीं आता। आप मेरे को क्या, जो यहाँ इधर पेशेंट अंदर हैं उनके जो अटेंडेंट है उनसे पूछ लीजिए, वो खुद ही लगाते हैं, खुद ही ऑक्सीजन फिट करते हैं। पहले बार वो आते हैं उस वक्त साथ थोड़ा फिट करके दिया, फिर बाद में खुद उनके मटे हैं। हमारे आज सुबह यहाँ एक पेशेंट जो 12 तारीख को एडमिट हुआ था, वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट था और उसको DCIC में ऊपर एडमिट किया गया। तो आज सुबह अचानक ऑल ऑफ सडन उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ये तो इंक्वायरी कमेटी जो बनाई हमने वो डिसाइड करेगी कि वो चेक करेगी कि ऑक्सीजन थी या नहीं थी। लेकिन जब रात को 10:30 बजे में यहाँ से चला गया तो उस वक्त हमने पूरी वहाँ पर ऑक्सीजन डंप कर दी थी। हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी और उस पेशेंट को भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। उसको 94-95 उसकी सैचुरेशन रहती थी और पेशेंट 12 दिन से एडमिट था, वो बिल्कुल नॉट स्टेबल था। ऑल ऑफ सडन उसका MI हो गया, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो गया। अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 12 दिन से यहाँ पे पेशेंट है और 12 दिन से वो कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या उन्होंने 12 दिन में कभी अटेंडेंट ने MS को कंप्लेंट की या किसी और डॉक्टर की उन्होंने कंप्लेंट? यहाँ डॉक्टर नहीं आता है, यहाँ रोड नहीं होता है। तो जब 12 दिन तक कोई कंप्लेंट नहीं हुई तो आज सुबह कैसे ऑल ऑफ सडन जब उसकी डेथ हुई तो कंप्लेंट पे? सर, क्या आपके पास CCTV फुटेज है? बिल्कुल है, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट जो है, पेशेंट CC जो फुटेज हमारे पास है, लेकिन जो CC फुटेज है वो इसलिए नहीं है कि वो पेशेंट के पास डॉक्टर जो होता है वो नीचे कमरे में होता है, जो हमारा डॉक्टर्स रूम होता है, हमारा जो स्टाफ होता है उसका स्टाफ रूम होता है, वहाँ पे जब कॉल की कार्रवाई होगी। हम इसके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं कि अगर हम इसकी इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, इंक्वायरी कमेटी बिठाने के बाद हमें जो
उसका जो अगर वो नेग्लिजेंट पाया गया था उसके खिलाफ एक्शन होगा। हो सकता है कि अगर उसकी इतनी ग्रास नेग्लिजेंस होगी तो उसके खिलाफ जो भी एक्शन कमेटी लेगी वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। साथ साथ में उसके खिलाफ हमने कमेटी बनाई है, हमने उसमें लिख दिया कि अगर टिल डेट उसकी हमने जो सैलरी जो विदहेल्ड कर दी है, हमने चीफ अकाउंट्स ऑफिसर को लिखा है, हमने सीएमओ को प्रिंसिपल जेएमसी डोडा को लिखा है कि इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और उसमें जो कमेटी में अगर वो गिल्टी पाया जाता है उसमें अटेंडेंस के भी बयान होंगे, जो हमारा स्टाफ होगा वो भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और जो वहाँ दूसरे लोग एडमिट हैं पिछले 2 महीने से या 5 दिन से या 10 दिन से हमारे पास लोग जो वहाँ पे एडमिट है उनकी भी राय ली जाएगी, उनकी भी हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अगर गलती होती है तो अगर हमारे पास इस वक्त 15 या 20 पेशेंट, इस वक्त मेरे पास वहाँ पे कम से कम 22 पेशेंट एडमिट है, अगर 22 पेशेंट तो उसे भी हम लेंगे कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे हम इंक्वायरी में उनसे लेंगे, उसके बाद हम डिसीजन करेंगे कि अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अंडर रूल कार्रवाई की जाएगी। आने वाले जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात यानी डीडीसी के हवाले से आज जिला रामबन में बानहार, रामबन और गूल में इंतखाबी अमले को खुसूसी तरबियत दी गई। इस मौके पर नोडल ऑफिसर ने इंतखाबी अमले को साफ और शफाफ और सुथरे इंतखाबात अमल लाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की और उनको बिल्कुल चाको चौबंद रहने की भी खुसूसी हिदायत दी। जब ये लास्ट पर अटक जाएगा और ये खुल जाता है, देखिए पहले तो पहले नहीं। आज जिला रामबन में पोलिंग स्टाफ को तरबीयत देने के लिए जाकर रोजा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसमें रामबन, गूल और बहरहाल में तीन मराकज पर पोलिंग स्टाफ को तरबीयत दी जा रही है। तरबीती प्रोग्राम में तकरीबन 1600 मुलाजमीन को तरबीयत दी जाएगी। इसी इलेक्शन के अलावा पंचों, सरपंचों और एमसी की खाली पड़ी नशिस्तों के लिए भी वोटिंग होगी। काबिल जिक्र है कि जिला रामबन में 14 डीडीसी की 14 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी और ये वोटिंग तकरीबन 8 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले की वोटिंग 28 नवंबर को होगी, दूसरे की 1 दिसंबर को और ये जो 8वां मरहला है उसकी वोटिंग 19 दिसंबर को की जाएगी। हाँ, फर्स्ट फेज के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिर्फ फर्स्ट फेज के लिए नहीं बल्कि जितने भी आगे फेजेस हैं उनके लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इलेक्शन बाखूबी आसान तरीके से इसको पायत-ए-उम्मीद में हम पहुंचाएंगे। दही दिफाई कमेटी यानी विलेज डिफेंस कमेटी मेंबरान की तंजीम ने कुछ अरसा कबल उनकी तनख्वाहें न मिलने की वजह से इंतखाबात के बाईकाट के फैसले पर नजरसानी करके अब इंतखाबात में शामिल होने का ऐलान किया। प्रेस के नाम जारी बयान के मुताबिक वीडीसी मेंबरान की तंजीम के अहदेदारान ने बीजेपी की आला क़यादत से बात करके ये फैसला किया है और इस तरह अब वो आने वाले इंतखाबात में बराबर के शरीक होंगे। जी, मेरा नाम शांति भूषण शर्मा है। मैं ऑल J&K वीडीसी मेंबर्स एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल सच था, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो हमारे ऑल J&K वीडीसी मेंबर्स की जो सैलरी थी वो बंद थी और काफ़ी आपको पता है कि भूखमरी के शिकार हैं लोग, हम पहले से ही बताते आ रहे हैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन हमारे बीच में चल रहा था। हम माननीय अशोक कौल जी को हमने अक्टूबर 23 को एक नोटिस दिया हुआ था, उसमें हमने लिखा था क्लियर रिप्लाई। तो उन्होंने हमें कहा था कि दिवाली के बाद आप कभी भी आकर इसका रिप्लाई ले सकते हैं। तो यह जब हम 20 को गए तो वहाँ पर कुछ हमें कन्फ्यूजन हुआ, उन्होंने कुछ हो सकता है किसी समय के प्रॉब्लम से वो हमें मिले नहीं, तो हम उसी आक्रोश में आकर थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर चुके थे। तो फिर आज उन्होंने हमें बुलाया और इसमें माननीय शक्ति प्रयाग जी ने बहुत हमारी हेल्प की और उन्होंने बुलाकर वो आज भद्रवा के टूर पे थे और उन्होंने हमें एक रिटन एविडेंस दिया है। बिल्कुल भाग लेंगे। अब हमारा ऐसा कोई वो नहीं है, प्लान नहीं है कि हम इस अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स मैं अपने डोडा के प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, रामबन के प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, किश्तवाड़, भद्रवा, अपना उधमपुर, बिलावर, कठुआ,
तमाम जितने भी मेरे जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं सभी प्रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो इलेक्शन में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अच्छे तरीके से हिस्सा लें, क्योंकि अब हमारा जो मैटर था वो रिटर्न एविडेंस में हमें माननीय अशोक कौल जी ने दिया हुआ है, जिसमें माननीय शक्तिराज परिहार जी ने हमारा बहुत सहयोग किया है और आगे भी उन्होंने हमें इस चीज का पूरा जो है यकीन दहानी करवाई है कि हम डीडीसी इलेक्शन के बाद हम इस आपके मैटर को बिल्कुल हल करवाएंगे। इस मैटर को हल करवाने के लिए चाहे हमें राज्य सरकारों से या फिर केंद्रीय सरकार से जाकर इस मसले को सेट करवाना होगा, हम जाएंगे। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रिटर्न ऑर्डर जो है, ये रिटर्न ऑर्डर आज माननीय हमें अशोक कौल जी ने लिख के दिया हुआ है। और भदवा में मेरे साथ स्टेट एडवाइजर माननीय शंकर जी थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माननीय अपने जगदेव जी थे और हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी स्टेट श्री सुरेश शर्मा जी थे और हमारे मेंबर भाई साहब ये भी थे। तो बहुत अच्छे तरीके से आज हम खुश हुए हैं और हम बहुत खुश हुए हैं आज कि चलो जी आज ये हमारा एक रिटर्न एविडेंस में हमें मिल गया और हम आने वाले वक्त में अब इसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी डिमांड को लेकर जो है उनको फॉलो करेंगे। और एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि मैं अपने तमाम वीडीसी मेंबर्स से ये इल्तिजा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि अपने प्रत्याशी भाजपा के जितने भी हमारे नेता हैं उनकी फुल सपोर्ट करें और हम भी उनकी फुल सपोर्ट करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही यहाँ खबरों का होता है इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कोविड-19 के वबाई मर्ज ने एक दफा फिर पूरे मुल्क में, पूरे रियासत में और जिला डोडा में ये पंजे अपने फैलाए हैं और कई लोग जो हैं जहां इनकी वफात हुई है वहीं बहुत से लोग इससे मुतासिर हुए हैं। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि कहीं भी खास करके इंतखाबात के दिनों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहां लोग ज्यादा जमा हो वहां जाने से परहेज करें और जहां कहीं जाना नागुज़िर हो तो मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथ को सैनिटाइजर से धोएं। वहीं जिला इंतजामिया से भी अपील है कि उन्होंने जो पानी जो हाथ धोने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पे टैंकियां लगाई थी और दूसरे इंतजाम किए थे, उन पर भी वो खुशी तवज्जो